नेक्स्ट टॉपिक है न्यूक्लियर फोर्सेस एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। अब जो न्यूक्लियस है उसके अंदर जितने भी न्यूक्लियॉन्स हैं उनको बांध के रखने वाला जो फोर्स है उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं, जो नेचर का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स माना जाता है। नेचर का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन सा होता है बताओ? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है जो न्यूक्लियॉन्स को बांध के रखता है, और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से 100 टाइम्स ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। और इसीलिए जो प्रोटॉन्स होते हैं न्यूक्लियस में वो अब एक दूसरे से रिपल्शन फोर्स के बावजूद वो आपस में बंधे हुए रहते हैं। मान लो इसके अंदर, इस न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे प्रोटॉन हैं, उनको मैं यहाँ पे डिनोट कर रहा हूँ। यहाँ पे ये जितने भी ब्लू कलर में दिखा रखे हैं स्फेयर, ये सब मान लो प्रोटॉन है, और बाकी ये रेड कलर में है, ये कौन है? ये है न्यूट्रॉन। तो ये जितने भी प्रोटॉन हैं इनके बीच में क्या होना चाहिए? रिपल्सिव फोर्स लगना चाहिए। तो लगता है ये रिपल्सिव फोर्स हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन फोर्स लगेगा। दो सेम टाइप के चार्ज हमेशा क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो लाइक चार्जेस जैसे रिपेल कर रहे होते हैं एक दूसरे को, वैसे ये प्रोटॉन सब एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे? रिपेल कर रहे होंगे। लेकिन फिर भी ये आपस में चिपके हुए हैं, इनको कोई एक स्ट्रॉन्ग फोर्स जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए वो इनको बांध के रख रहा है। तो उस फोर्स का नाम क्या है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है। तो पहली चीज जो यहां से हमको पता चलती है वो ये है कि जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है वो नेचर का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है, और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से 100 टाइम्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा ना उससे भी 100 टाइम्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो ये क्या है? स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर। समझ में आया? ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से ये 100 टाइम्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। और अगर ग्रेविटेशनल फोर्स से इसको कंपेयर करोगे तो दो पार्टिकल्स के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है ना, उससे अगर कंपेयर करोगे तो उन्हीं दोनों पार्टिकल के बीच में अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लग रहा होता है तो वो 10⁻38 टाइम्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से तो ये 100 टाइम्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, और ग्रेविटेशनल फोर्स से ये 10⁻38 टाइम्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो आप इसकी ताकत का पता लगा सकते हो इजीली कि ये कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। नेचर का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है ये। ठीक है, दूसरी चीज आपको इसके बारे में ये याद रखनी है कि ये नॉन सेंट्रल फोर्स होता है। नॉन सेंट्रल फोर्स है ये। नॉन सेंट्रल फोर्स का मतलब जैसे मान लो दो पार्टिकल्स हैं, उनके बीच में मान लो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव, तो वो हमेशा उन दोनों पार्टिकल्स के सेंटर को या दोनों चार्जेस के सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग लगता है, तो इसको बोलते हैं सेंट्रल फोर्स। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स भी सेंट्रल फोर्स होता है। दो पार्टिकल्स हैं, उनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वो उन दोनों पार्टिकल्स के सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग लगेगा, इसलिए इन फोर्सेस को क्या बोला जाता है? सेंट्रल फोर्स बोला जाता है। लेकिन जो न्यूक्लियर फोर्स है वो एक नॉन सेंट्रल फोर्स है, मतलब ये सेंटर टू सेंटर नहीं लगता, ये चारों तरफ लगता है। मतलब आप इसको ऐसे समझो कि जो न्यूक्लियस है, मतलब जितनी जगह पे ये सारे के सारे न्यूक्लियॉन्स हैं, इनके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एक्ट कर रहा होता है चारों तरफ से। मतलब चारों तरफ से ये बंधा हुआ है, चारों तरफ से बराबर फोर्स इनके ऊपर लग रहा होगा। ये नहीं है कि दो पार्टिकल्स उनके सेंटर टू सेंटर इनके ऊपर फोर्स लग रहा होता है, फिर कोई दो पार्टिकल्स उनके सेंटर टू सेंटर लग रहा है, ये नहीं है, ये चारों तरफ लग रहा है। मतलब ये एक ऐसा फील्ड आ गया, एक ऐसा रीजन आ गया न्यूक्लियस के अंदर, एक ऐसी जगह आ गई एक तरह से जहां पे जितने भी न्यूक्लियॉन्स होंगे वो सारे के सारे चारों तरफ से आपस में कॉम्पैक्ट तरीके से बंधे हुए हैं। तो ये नॉन सेंट्रल फोर्स माना जाता है। क्या माना जाता है? नॉन सेंट्रल फोर्स इसको बोला जाएगा। तीसरी बात जो न्यूक्लियर फोर्स के बारे में आपको याद रखनी है कि जो न्यूक्लियर फोर्स है वो प्रोटॉन के बीच में जितना लगता है उतना ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में लगेगा, उतना ही न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच में लगेगा। मतलब पार्टिकल पे चार्ज है या नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक प्रोटॉन और दूसरे प्रोटॉन के बीच में जितना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होगा उतना ही एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन के बीच में होगा, उतना ही एक न्यूट्रॉन और दूसरे न्यूट्रॉन के बीच में होगा। मतलब सब आपस में बराबर फोर्स से एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये नहीं होगा कि प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं तो ये कम फोर्स से अट्रैक्ट हो रहे होंगे, ऐसा नहीं है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ये सब बराबर फोर्स से चारों तरफ एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक पॉइंट और आप याद रखो कि ये शॉर्ट रेंज का फोर्स होता है। इसकी जो रेंज होती है ना 10⁻⁻15 मीटर, इस ऑर्डर की होती है। यानी कि न्यूक्लियस के बाहर जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होते हैं जिनकी ऑर्बिट की रेडियस लगभग 10⁻10 मीटर ऑर्डर की होती है, उनके ऊपर भी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स नहीं लगता है। जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वो सिर्फ और सिर्फ कहां पे लगेगा? न्यूक्लियॉन्स के ऊपर लगेगा जो कि न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं। ठीक है, यानी कि एक शॉर्ट रेंज का फोर्स है। शॉर्ट रेंज मतलब इसकी रेंज सिर्फ इतनी है न्यूक्लियस के अंदर
न्यूक्लियस का जो साइज होता है ना वो 10⁻⁻15 मीटर ऑर्डर का होता है। तो इसी रेंज में ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एक्ट करेगा। इसके बाहर जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होते हैं न्यूक्लियस के बाहर, उन पे भी नहीं लगता, ये सिर्फ न्यूक्लियॉन्स के ऊपर लगता है। ठीक है, अब ये कुछ ग्राफ यहाँ पे दिखा रखे हैं, इनका मतलब समझते हैं। फिफ्थ पॉइंट है कि आपको अगर फोर्स और डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स इनके बीच में ग्राफ दे रखा हो, तो ये जो ग्राफ है इससे भी हम पता लगा सकते हैं कि जो न्यूक्लियॉन्स है उनके बीच का डिस्टेंस कितना रहेगा, ताकि ये जो न्यूक्लियॉन्स है ये स्टेबल कंडीशन में रहे। मतलब कितनी दूरी के ऊपर न्यूक्लियॉन्स स्टेबल कंडीशन में होंगे। देखो इस ग्राफ का मतलब समझो, यहाँ पे जो ग्राफ आपको दिखा रखा है ये फोर्स और डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स के बीच में है। एक्स का मतलब है यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, जैसे मान लो कि एक न्यूक्लियॉन ये है, एक न्यूक्लियॉन ये है। न्यूक्लियॉन में न्यूट्रॉन भी आ गए, प्रोटॉन भी आ गए, कोई भी दो पार्टिकल है। न्यूक्लियस के अंदर या तो न्यूट्रॉन होते हैं या प्रोटॉन होते हैं, तो उनमें से कोई दो पार्टिकल है ये, और इनके बीच की दूरी है मान लो r। ठीक है, तो अगर ये दूरी कम करते जाएंगे हम या बढ़ाते जाएंगे तो किस तरीके से इनके बीच में लगने वाला फोर्स चेंज होगा, वो यहाँ पे ग्राफ के थ्रू आपको बताया है। ठीक है, ग्राफ का मतलब समझो, इधर से चलेंगे इस ग्राफ के अंदर, उल्टा चलते हैं। सबसे पहले तो x की वैल्यू काफी ज्यादा है, मान लो x की वैल्यू ज्यादा होने का मतलब डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स काफी ज्यादा है, मतलब न्यूक्लियॉन्स काफी दूर दूर है। मान लो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जितना दूरी पे ये होते हैं ना न्यूक्लियस में, उससे ज्यादा दूरी पे है मान लो, तो इनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा वो काफी वीक लगेगा, काफी कम लगेगा। अच्छा, ये ग्राफ नेगेटिव साइड में भी दिखा रखा है और पॉजिटिव साइड में भी दिखा रखा है। इसका मतलब क्या है, देखो अगर दो पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा तो उसको हमेशा नेगेटिव सिंबल से बताया जाएगा, और अगर दो पार्टिकल्स के बीच में रिपल्सिव फोर्स लगेगा तो उसको हमेशा पॉजिटिव सिंबल से बताते हैं। तो पॉजिटिव वाला ग्राफ रिपल्सिव फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और नेगेटिव वाला ग्राफ अट्रैक्टिव फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। पहली बात तो ये याद रखेंगे। अब ये जो डिस्टेंस है न्यूक्लियॉन्स के बीच की, ये कम करते जा रहे हो आप। जैसे जैसे आप कम करते जाओगे डिस्टेंस को, आप ऑब्जर्व करोगे कि जो फोर्स है उसकी वैल्यू नेगेटिव में बढ़ती जा रही है। नीचे जा रहा है ना ग्राफ, तो नेगेटिव में वैल्यू बढ़ती जाएगी। और ये जो डिस्टेंस है 0.8 फर्मी, इतने डिस्टेंस के ऊपर ये जो फोर्स है ये सबसे ज्यादा नेगेटिव आ रहा है। इसकी जो वैल्यू है ना वो सबसे ज्यादा नेगेटिव आ रही है। मतलब 0.8 फर्मी डिस्टेंस के ऊपर जो न्यूक्लियॉन्स के बीच में एक तरह से अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा वो सबसे ज्यादा लग रहा होगा। अगर आप डिस्टेंस को और कम करोगे, डिस्टेंस को और कम करना चाहोगे, आप जीरो की तरफ जा रहे हो, इसका मतलब डिस्टेंस को और कम करते जा रहे हो। डिस्टेंस को और कम करोगे तो आप देखोगे कि ये जो फोर्स है ये वापस से ऊपर जाना स्टार्ट हो जाएगा, नेगेटिव वैल्यू कम होती जाएगी। यहाँ पे मान लो ये -10 है, तो यहाँ पे होगा ये -8, फिर यहाँ पे होगा -6, यहाँ पे होगा -3, ऐसे कम होता जाएगा। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे ये वैल्यू कम होते होते क्या हो जाएगी, 0। मतलब एक डिस्टेंस ऐसी भी आएगी जब न्यूक्लियस के बीच में आप इतना कम डिस्टेंस कर दोगे कि उनके बीच में कोई फोर्स नहीं लग रहा होगा, ना अट्रैक्टिव ना रिपल्सिव। फिर अगर और ज्यादा उनको करीब लेके आओगे, और ज्यादा पास उन न्यूक्लियस को लेके आओगे, तो यही फोर्स जो अट्रैक्टिव फोर्स था वो रिपल्सिव फोर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब ये जो ग्राफ है ये ऊपर की तरफ जा रहा है, जो रिपल्सिव फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। बात समझ में आई क्या? तो इसका कंक्लूजन ये है कि अगर न्यूक्लियॉन्स के बीच का डिस्टेंस ज्यादा है तो उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स मिनिमम लगेगा। फिर उनको पास ला रहे हो, पास ला रहे हो, पास ला रहे हो, इतना डिस्टेंस पे लाए तो इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ता बढ़ता क्या हो गया, मैक्सिमम। फिर और डिस्टेंस कम करी तो अट्रैक्शन फोर्स कम होने लग गया, कम होने लग गया, एक पॉइंट पे 0 हो गया। और पास लाए तो अब ये रिपल्सिव फोर्स में कन्वर्ट हो गया। तो आप सोच के बताओ कि न्यूक्लियॉन्स कौन से वाले डिस्टेंस पे सबसे ज्यादा स्टेबल रहेंगे। ग्राफ के अकॉर्डिंग बताओ कौन से वाले डिस्टेंस के ऊपर न्यूक्लियॉन्स सबसे ज्यादा स्टेबल कंडीशन में रहेंगे, सबसे ज्यादा एक दूसरे से अट्रैक्टेड रहेंगे। कौन से डिस्टेंस है वो, 0.8 फर्मी। इतना डिस्टेंस के ऊपर न्यूक्लियॉन्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स मैक्सिमम लगेगा। इससे कम या ज्यादा डिस्टेंस के ऊपर भी अट्रैक्शन फोर्स कम लग रहा है, तो हमेशा पार्टिकल उस जगह पे रहना चाहेगा ना जहां पे पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स मैक्सिमम लग रहा है, क्योंकि उससे डिस्टेंस को कम करोगे तो अट्रैक्शन कम हो जाएगा, डिस्टेंस बढ़ाओगे तो भी अट्रैक्शन कम हो जाएगा। इसका मतलब 0.8 फर्मी डिस्टेंस वो डिस्टेंस होती है जो इन न्यूक्लियॉन्स के बीच में होती है न्यूक्लियस के अंदर। मतलब ये भी बोल सकते हो कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स एक दूसरे से कितनी दूरी पे होते हैं, 0.8 फर्मी मीटर डिस्टेंस पे। फर्मी मतलब 10 की पावर -15, तो 0.8 इंटू 10⁻⁻15 मीटर, इस डिस्टेंस के ऊपर न्यूक्लियॉन्स एक दूसरे से चिपके हुए रहते हैं। ये डिस्टेंस होती है उनके बीच में। न्यूट्रॉन ऐसे चिपका हुआ नहीं है प्रोटॉन से, उनके बीच में थोड़ा गैप है। वो गैप कितना है वो बताया यहाँ पे, 0.8 फर्मी मीटर के बराबर है। ठीक है, दूसरा जो ग्राफ है ये पोटेंशियल एनर्जी जो कि मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिखा रखी है और डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स के बीच में है। आर यहाँ पे क्या है,
डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियॉन्स, और वाई एक्सिस पे क्या लिया हमने, पोटेंशियल एनर्जी, जो कि मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। ठीक है, अगर दो पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स एक्ट करेगा तो हमेशा उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव बनेगी, याद रखना है। अगर दो पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है तो सिस्टम की अगर आप पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करोगे तो वो नेगेटिव में आएगी, और अगर दो पार्टिकल्स के बीच में रिपल्सिव फोर्स लग रहा है तो उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी हमेशा पॉजिटिव आएगी, और अगर कोई फोर्स नहीं लग रहा पार्टिकल्स के बीच में तो उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी आएगी जीरो। ये जो ग्राफ है इसमें ध्यान से देखो, अगर आप डिस्टेंस को कम करते जाओगे, इसमें भी उल्टा रीड करते हैं इसको, जैसे जैसे आप डिस्टेंस को कम करते जा रहे हो नेगेटिव में पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जा रही है। इस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी की नेगेटिव वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम, है ना। और अगर पोटेंशियल एनर्जी की नेगेटिव वैल्यू मैक्सिमम है, यानी कि इस डिस्टेंस के ऊपर न्यूक्लियॉन्स की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मिनिमम आ रही होगी। नेगेटिव में पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू ज्यादा होने का मतलब है वैल्यू कम हो रही है। देखो जैसे -3 ज्यादा होता है या -5, -3 ज्यादा होता है, -5 कम है। न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं देखनी है, आगे नेगेटिव सिंबल भी तो लगा हुआ है, उसको भी देखो आप। नेगेटिव में वैल्यू बढ़ने का मतलब है वैल्यू कम होती जा रही है, तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे डिक्रीज होती जाएगी जैसे जैसे डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स कम होगी। तो इस डिस्टेंस के ऊपर आप देख रहे हो कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या आ रही है, मिनिमम आ रही है। क्या आ रही है, मिनिमम आ रही है। तो इस डिस्टेंस के ऊपर अगर न्यूक्लियॉन्स की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मिनिमम है, इसका मतलब ये इस डिस्टेंस के ऊपर न्यूक्लियॉन सबसे ज्यादा स्टेबल कंडीशन में रहेंगे। कोई भी सिस्टम तभी सबसे ज्यादा स्टेबल कंडीशन में होता है जब उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो, मिनिमम हो। जैसे एक ऑब्जेक्ट है, आप उसको ग्राउंड लेवल से ऊपर उठाते हो तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है, h हाइट पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है mgh। अगर वहां से उसको छोड़ोगे तो वो नीचे गिरेगा, जब जैसे जैसे वो नीचे जा रहा होगा हाइट कम होती जाएगी ग्राउंड से, पोटेंशियल एनर्जी घटती जाएगी और ग्राउंड पे क्या हो जाएगी, जीरो। तो वापस से वो अपनी स्टेबल कंडीशन की तरफ जा रहा है। कोई भी सिस्टम हो वो अपनी स्टेबल कंडीशन में रहना चाहता है हमेशा। एक स्प्रिंग है, उसको आपने खींच दिया, जैसे आप स्प्रिंग को खींचोगे उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में एनर्जी स्टोर हो जाएगी। जैसे छोड़ते हैं स्प्रिंग वापस से अपनी इनिशियल स्टेट में आ जाती है ताकि उसकी पोटेंशियल एनर्जी वापस कितनी हो जाए, जीरो। क्योंकि हमेशा कोई भी सिस्टम अपनी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी वाली स्टेट में सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो वही बात यहां पे होती है कि जैसे जैसे आप डिस्टेंस कम कर रहे हो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू मिनिमम आती है। तो ये वो डिस्टेंस है जहां पे न्यूक्लियॉन सबसे ज्यादा स्टेबल कंडीशन में रहेंगे। यानी कि हमको ये समझ में आ गया कि न्यूक्लियॉन्स के बीच का डिस्टेंस कितना है, न्यूक्लियस के अंदर 0.8 फर्मी मीटर के बराबर है। ठीक है, फिर अगर आप डिस्टेंस को कम करोगे 0.8 फर्मी से भी कम करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी की नेगेटिव वैल्यू कम होती जाएगी, यानी कि वैल्यू बढ़ेगी, और इस पॉइंट के ऊपर जाके पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी जीरो। फिर अगर आप और डिस्टेंस कम करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होती जा रही है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जा रही है। पोटेंशियल एनर्जी बढ़ने का मतलब है अनस्टेबिलिटी बढ़ती जा रही है, क्योंकि स्टेबिलिटी के लिए क्या जरूरी है, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होना जरूरी है। तो मिनिमम कब है, 0.8 फर्मी मीटर के ऊपर। आया समझ में? तो इससे हम ये याद रखेंगे कि 0.8 फर्मी मीटर, ये जो डिस्टेंस होती है न्यूक्लियॉन्स के बीच में, ये कितनी होती है, 0.8 फर्मी मीटर के बराबर होती है। इस डिस्टेंस के ऊपर न्यूक्लियॉन सबसे ज्यादा स्टेबल रहेंगे। ये दोनों ग्राफ इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। पोटेंशियल एनर्जी और डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स के बीच का ग्राफ, या फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स और डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स के बीच का ग्राफ, ये बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं। याद होने चाहिए दोनों ग्राफ। ठीक है, और साथ में ये पॉइंट्स भी आप याद रखना। अगर आपको पूछे भी न्यूक्लियर फोर्स का नेचर बताओ कि वो किस टाइप के फोर्स होते हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, तो ये सारी प्रॉपर्टीज आप बता सकते हो। 6 प्रॉपर्टीज बताइए मैंने इंपॉर्टेंट, सारी याद कर लेना। आया समझ में? क्लियर एकदम? ठीक है।